अच्छा चलिए आज की बातचीत एक सवाल से शुरू करते हैं। पार्ले जी बिस्कुट का वो पीला वाला पैकेट याद है? हाँ बिल्कुल। उस पर जो बच्ची की तस्वीर है, हाँ। क्या उसके माथे पर एक बिंदी लगी हुई याद है? जरा एक सेकंड के लिए सोचिए। या फिर शोले फिल्म में गब्बर सिंह का वो मशहूर डायलॉग, अबे ओ सांबा कितने आदमी थे? हाँ। अगर इन दोनों सवालों का जवाब हाँ में है तो आज की हमारी चर्चा बहुत दिलचस्प लगने वाली है। और शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी। चौंकाने वाली क्यों? क्योंकि पार्ले जी की लड़की के माथे पर कभी कोई बिंदी थी ही नहीं। क्या? और गब्बर ने फिल्म में कभी अबे ओ सांबा कहा ही नहीं। कितने आदमी थे? 2 आदमी। अरे ये तो सच में चौंकाने वाला है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसे मंडेला इफेक्ट कहते हैं। हाँ। ये तब होता है जब बहुत सारे लोग, मतलब हजारों लाखों लोग, एक ऐसी घटना या बात को पूरी यकीन से याद करते हैं जो असल में कभी हुई ही नहीं। तो हम आज ये समझेंगे कि हमारी याददाश्त, जिसे हम अपनी पहचान का सबसे पक्का सबूत मानते हैं, वो असल में काम कैसे करती है और क्यों हमारी आंखों देखी और कानों सुनी बातें भी कई बार धोखा दे सकती हैं। बिल्कुल। तो चलिए अपनी यादों के इस अजीबोगरीब मायाजाल की परतों को खोलते हैं। शुरुआत सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा लोगों को हैरान करने वाले उदाहरण से करते हैं। पार्ले गर्ल। पार्ले गर्ल। करोड़ों भारतीयों को लगता है कि उस पीले रंग के पैकेट पर बनी बच्ची के माथे पर एक लाल बिंदी थी। हाँ। मैं सच बताऊं, ये चर्चा शुरू करने से पहले अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं शर्त लगा लेता कि पार्ले जी पैकेट पर बिंदी होती है। ये जानकर बहुत अजीब लग रहा है कि मेरी एक इतनी पक्की याद असल में झूठी है। और आप अकेले नहीं है, यही तो इस घटना की खासियत है। तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे एक मजबूत मनोवैज्ञानिक वजह है जिसे स्कीमा ड्रिवन प्रोसेसिंग कहते हैं। स्कीमा ड्रिवन प्रोसेसिंग, ये क्या होता है? हमारे दिमाग में ना हर चीज का एक खाका या स्कीमा बना होता है। अच्छा। भारतीय सांस्कृतिक स्कीमा में एक युवा प्यारी सी लड़की की छवि अक्सर बिंदी से जुड़ी होती है। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग सिर्फ याद नहीं कर रहा, वो एक तरह से कहानी गढ़ रहा है। बिल्कुल। ताकि दुनिया हमें ज्यादा जानी पहचानी लगे। वो तस्वीर में एक खाली जगह देखता है, माथा, और हमारी सांस्कृतिक उम्मीदों के हिसाब से उसे भर देता है। सही पकड़ा। एक तरह का दिमागी ऑटो करेक्ट फीचर। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, ऑटो करेक्ट। दिमाग एक तरह से शॉर्टकट ले रहा है। उसे एक भारतीय बच्ची की तस्वीर दिखती है और उसका स्कीमा कहता है यहाँ एक बिंदी होनी चाहिए, तो वो याद करते समय वहाँ एक बिंदी डाल देता है। हाँ, ये कोई साजिश नहीं बल्कि हमारे दिमाग का दुनिया को समझने का एक बहुत ही कुशल लेकिन कभी-कभी गलत तरीका है। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका असर सिर्फ बिस्किट के पैकेट पर नहीं बल्कि हम लोगों को या घटनाओं को कैसे याद रखते हैं उस पे भी पड़ता होगा। यकीनन। खैर, यहाँ से बात और भी मजेदार हो जाती है जब हम बॉलीवुड की तरफ देखते हैं। शोले का डायलॉग। हाँ, वो तो क्लासिक है। ज्यादातर लोग, और मैं भी उनमें शामिल था, गब्बर सिंह का डायलॉग ऐसे याद करते हैं, अबे ओ सांबा कितने आदमी थे? हाँ, बिल्कुल। ये लाइन इतनी मशहूर है कि मिमिक्री आर्टिस्ट से लेकर आम बातचीत तक में इसी तरह बोली जाती है। जबकि अगर आप आज जाकर फिल्म दोबारा देखें तो असल डायलॉग सिर्फ इतना है, कितने आदमी थे? सिर्फ इतना, अबे ओ सांबा है ही नहीं। वो रुकता है और फिर सांबा जवाब देता है। अबे ओ सांबा वाला हिस्सा बाद में किसी और सीन में आता है, इस आइकॉनिक सीन में नहीं। अरे वाह। और ये सोशल कंटेजन का एक क्लासिक उदाहरण है। एक मिनट, कंटेजन? इसका मतलब तो संक्रमण होता है। ये शब्द तो बहुत दमदार है। मतलब ये कि एक गलत याददाश्त किसी वायरस की तरह एक दिमाग से दूसरे दिमाग में फैल सकती है। बिल्कुल, यही इसका मतलब है। और ये फैलता है भरोसे और दोहराव के जरिए। कैसे? सालों तक मिमिक्री कलाकारों ने स्टेज पर और टीवी पर इस डायलॉग को ज्यादा नाटकीय बनाने के लिए अबे ओ सांभा जोड़कर बोलना शुरू किया। हाँ, ये तो है। हमने और आपने उसे इतनी बार सुना कि वो नकल हमारी याददाश्त में असल डायलॉग पर हावी हो गई। अच्छा। इससे पता चलता है कि यादें सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, वे सामाजिक रूप से भी बदल सकती हैं। जब कोई बात बार बार एक ही तरह से दोहराई जाती है तो वो सामूहिक याददाश्त का हिस्सा बन जाती है, भले ही वो असलियत से अलग हो। लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि शायद फिल्म के किसी प्रोमो या ट्रेलर में अबे ओ सांभा बोला गया हो और वो लोगों को याद रह गया? ये एक अच्छा सवाल है। क्या हम पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं कि ये सिर्फ नकल की वजह से हुआ है? लोग अक्सर ऐसी संभावनाएं तलाशते हैं पर अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। सबसे मजबूत थियरी यही है कि पॉप कल्चर ने इस याद को गढ़ा है।
ये इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट से भी जुड़ता है, यानी जो जानकारी बार बार दोहराई जाती है वो ज्यादा सच्ची लगने लगती है। कमाल है। मतलब जो हम सुन रहे हैं वो असल फिल्म नहीं बल्कि उसकी नकल की नकल है जो हमारी याददाश्त बन गई है। सही कहा। और ये सिर्फ पुरानी यादों तक ही सीमित नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2016 की नोटबंदी के समय 2000 रुपए के नोट को लेकर भी एक नई कहानी बनी थी। बिल्कुल, वो एक बहुत ही ताजा और हाई स्टेक्स उदाहरण है। हाँ। उस समय एक अफवाह बहुत तेजी से उड़ी कि नए नोटों में काले धन को ट्रैक करने के लिए एक जीपीएस नैनो चिप लगी है। हाँ, मुझे याद है कि उसे सैटेलाइट से ट्रैक किया जा सकता। जबकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था और आरबीआई ने भी इसका खंडन किया था। हाँ, मुझे याद है व्हाट्सएप पर तो बाकायदा वीडियो आते थे कि चिप कहाँ लगी है। और यही बात इसे मंडेला इफेक्ट बनाती है। सोर्स के अनुसार सालों बाद भी कई लोग पूरी तरह से याद होने का दावा करते हैं कि उन्होंने चिप की पुष्टि करने वाली खबरें टीवी पर देखी थी। ये अखबारों में पढ़ी थी। हाँ, जबकि ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट कभी आई ही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? ये दिखाता है कि जब समाज में चिंता और अनिश्चितता का माहौल हो तो गलत जानकारी कितनी आसानी से हमारी याददाश्त का हिस्सा बन सकती है। लोगों को एक जटिल समस्या का एक आसान तकनीकी समाधान चाहिए था और इस अफवाह ने वो दे दिया। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमारी याददाश्त खराब है? क्या हम चीजों को ठीक से याद नहीं रख पाते? खराब शायद सही शब्द नहीं है, तो फिर रिकंस्ट्रक्टिव कहना ज्यादा सही होगा। यानी ये हर बार फिर से बनती है। रिकंस्ट्रक्टिव। हाँ, इस रिसर्च में एक बहुत अच्छी बात समझाई गई है कि हमारी याददाश्त कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है जिसे हूबहू प्लेबैक किया जा सके। अच्छा। ये एक पहेली की तरह है जिससे हमारा दिमाग हर बार याद करते समय उपलब्ध टुकड़ों से दोबारा जोड़ता है। और इस जोड़ने की प्रक्रिया में वो बाहर से भी कुछ टुकड़े उठा लेता है। हाँ, वो दूसरी यादों के टुकड़े, हमारी उम्मीदें, हमारी भावनाएं और दूसरों से सुनी बातों को भी इसमें मिला देता है। इसीलिए यादें लचीली होती हैं, पत्थर की लकीर नहीं। बिल्कुल। और ये रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ बाहरी जानकारी से नहीं होता, हमारी अपनी भावनाएं भी इसे बदल देती हैं। कैसे? अगर कोई याद किसी मजबूत इमोशन, खुशी या डर से जुड़ी है तो हमारा दिमाग उस इमोशन को सही ठहराने के लिए याद के कुछ हिस्सों को बढ़ा चढ़ाकर या बदल कर पेश कर सकता है। ये सोशल कंटेजन वाली बात तो समझ आती है क्योंकि हम दूसरों से सुनकर अपनी यादें बदल रहे हैं। लेकिन पार्ले जी या जैसा कि सोर्स में जिक्र है, मैगी के लोगों के मामले में तो कोई हमें बार बार ये नहीं बता रहा कि उसमें बिंदी थी या डैश था। सही सवाल है। ये विजुअल गलतियां अकेले में कैसे पैदा होती हैं? ये एक और दिलचस्प पहलू है। मैगी के लोगों का उदाहरण भी कमाल का है। कई लोगों को पक्का याद है कि मैगी शब्द के बीच में एक डैश या हाइफन था, जैसे मैगी। अच्छा। जबकि असल में ऐसा कभी नहीं था। यहाँ हमारा दिमाग जटिल विजुअल जानकारी को सरल बना देता है। सरल बना देता है मतलब? सोर्स के मुताबिक हमें लोगों का पूरा वाइब या उसका एहसास याद रहता है, उसकी छोटी मोटी डिटेल नहीं। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए गैर जरूरी जानकारी जैसे कि कोई पंक्चुएशन मार्क को नजरअंदाज कर देता है और एक सामान्य सी आसानी से याद रखी जाने वाली छवि बना लेता है। तो ये दिमाग की एफिशिएंसी का एक साइड इफेक्ट है, वो बस जरूरी जानकारी रखकर बाकी हटा देता है। बिल्कुल। अच्छा, लोगों और फिल्मों की बातें तो सुनने में मजेदार लगती हैं और इन गलतियों से किसी का कोई खास नुकसान भी नहीं होता। हाँ, ये तो है। लेकिन ये सब सुनकर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्या इसका कोई अंधेरा पहलू भी है? ये रिसर्च पेपर एक ज्यादा की ओर भी इशारा करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मजेदार दिमागी खेल नहीं है। यहीं पर ये बातचीत एक गंभीर मोड़ लेती है। पेपर में मनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ लॉफ्टस के मशहूर लॉस्ट इन द मॉल एक्सपेरिमेंट का जिक्र है। लॉस्ट इन द मॉल? हाँ, इस एक्सपेरिमेंट ने याददाश्त को लेकर हमारी पूरी समझ बदल दी। उन्होंने क्या किया था इस एक्सपेरिमेंट में? लॉफ्टस ने साबित किया कि यादें कितनी आसानी से गढ़ी जा सकती हैं। गढ़ी जा सकती हैं मतलब बनाई जा सकती हैं? हाँ, उन्होंने प्रतिभागियों के परिवार वालों से बात करके उनके बचपन की कुछ सच्ची घटनाएं ली। ठीक है। और उनके बीच एक झूठी कहानी डाल दी। कहानी ये थी कि वो बचपन में एक शॉपिंग मॉल में खो गए थे, बहुत रोए थे और फिर एक बुजुर्ग ने उन्हें उनके परिवार से मिलाया। और लोगों ने इस पर यकीन कर लिया? सिर्फ यकीन नहीं किया, जब बार बार उनसे इन घटनाओं के बारे में पूछा गया तो लगभग 25% लोगों ने न सिर्फ इस झूठी घटना को याद किया, अरे बाप रे, बल्कि उसमें अपनी तरफ से डिटेल्स भी जोड़ दी। क्या डिटेल्स? उन्होंने बताया कि वो बुजुर्ग कैसे दिखते थे, उन्होंने क्या पहना था या वो कितना डरे हुए थे। उन्होंने एक पूरी की पूरी झूठी याद को सच मानकर अपना लिया था। और ये हुआ कैसे? वो भी सिर्फ कुछ संकेत देने वाले सवालों की वजह से। ये तो बहुत खतरनाक बात है।
तो ये सिर्फ एक इंटरनेट थ्योरी नहीं है, इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हाँ, खासकर कानूनी मामलों में। अदालतों में गवाहों की गवाही का क्या होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है जो लॉफ्टस के काम ने उठाया। उनकी रिसर्च ने दिखाया कि चश्मदीद गवाह की याददाश्त, जिसे कानून में सबसे पुख्ता सबूत माना जाता है, हाँ। उसे भी बदला जा सकता है। वकील के सवाल पूछने का तरीका भी गवाह की याद को बदल सकता है। इसका असर थेरेपी पर भी पड़ा है, जहां रिकवर्ड मेमोरी यानी दबी हुई यादों को वापस लाने को लेकर बहुत विवाद हुए हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, जैसा कि पेपर में भारतीय संदर्भ में बताया गया है, तो सोचे कि कहानियां सुनाने और व्हाट्सएप जैसी जगहों पर फैलने वाली अफवाहों में कितनी ताकत है। और भारत में जहां बातें सुनकर और सुनाकर फैलाने की एक मजबूत मौखिक परंपरा रही है, ये असर और भी गहरा हो सकता है। अच्छा, ये घटना सिर्फ ब्रांड की यादों को ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं और राजनीतिक धारणाओं को भी बदल सकती है। मतलब एक छोटी सी गलत जानकारी या एक एडिट की हुई तस्वीर जब व्हाट्सएप ग्रुप्स में लाखों बार दोहराई जाती है, तो वो एक सच का रूप ले सकती है जिसे लोग अपनी याददाश्त का हिस्सा मान लेते हैं। तो मंडेला इफेक्ट एक सामाजिक और राजनीतिक हथियार भी बन सकता है। बन सकता है, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मंडेला इफेक्ट किसी दूसरे ब्रह्मांड या टाइमलाइन का सबूत नहीं है, जैसा कि कुछ इंटरनेट थ्योरीज कहती हैं। नहीं, ये कोई यूनिवर्स में ग्लिच नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की ही एक करामात है, उसकी बनावट का एक हिस्सा है। हाँ, पेपर का निष्कर्ष बहुत सटीक है। ये इंसानी दिमाग की रचनात्मक लेकिन साथ ही खामियों से भरी प्रकृति का एक बेहतरीन सबूत है। हमारा दिमाग खाली जगहों को भरने, पैटर्न बनाने और कहानियों को पूरा करने में माहिर है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हाँ, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो इससे हमें सीखना क्या चाहिए? शायद सबसे बड़ी सीख विनम्रता है। विनम्रता। हाँ, ये हमें सिखाता है कि जिस बात को लेकर हम पूरी तरह से निश्चित हैं, जिस याद पर हम अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं, उस पर भी थोड़ा संदेह करें। अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करने से पहले एक बार तथ्यों की दोबारा जांच कर लें। सिर्फ इसलिए कि कोई बात सही महसूस होती है, जरूरी नहीं कि वो सच हो। आज की बातचीत से जो एक सवाल दिमाग में रह जाता है वो ये है, अगर एक फिल्म के डायलॉग, एक बिस्किट के पैकेट या एक नोट जैसी मामूली बातों को लेकर हमारी सामूहिक याददाश्त गलत हो सकती है, तो समाज के तौर पर हम जिन और जरूरी तथ्यों को सच मानते हैं, इतिहास, पहचान और मान्यताओं से जुड़े तथ्य, उनमें से कितने शायद सामूहिक गलतफहमी की नींव पर बने हो सकते हैं।